Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था CUET 2023 के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना। हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अनदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन ऑफ ईयर 2023 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, a farmer wants to take credit to meet his expenditure in agriculture inputs। ठीक है, कहते एक फार्मर है जिसको कुछ जरूरत है क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए कुछ खर्चा करना चाहता है, तो उसे क्रेडिट चाहिए। Which of the following is not an institution he may approach for the credit? Obviously, तो देखें, एग्रीकल्चर में कुछ एक्सपेंडिचर करना है और फार्मर को एग्रीकल्चर इनपुट्स में कुछ एक्सपेंडिचर करना है और फार्मर को कुछ क्रेडिट की जरूरत है, तो ऑब्वियसली फार्मर किसी इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा अपनी क्रेडिट की नीड को पूरा करने के लिए। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें ये बताना है कि वो इनमें से कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखें, रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं, आरआरबीज, बिल्कुल आरआरबीज प्रोवाइड लोन्स कह सकते हो एट कंसेशनल रेट या कह लो शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स। ठीक है, ताकि वो उनकी जरूरत को पूरा कर सके। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नबार्ड। नाबार्ड के पास फार्मर डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है। नाबार्ड जो है वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो उनको बाकी बैंक्स के थ्रू कवर करवाता है, बाकी बैंक्स के थ्रू अचीव करता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं चाहे वो ग्रामीण बैंक्स हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखता है कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी वो इस तरीके से पूरा करता है कि वो अपने दूसरे बैंक्स की मदद लेता है। ठीक है, ओके। इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है नाबार्ड की। कमर्शियल बैंक्स, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक से वो लोन्स ले सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को थ्रू इट्स वेरियस ब्रांचेस, थ्रू देयर वेरियस ब्रांचेस। ठीक है, तो देखें, अब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, Which of the following statements is true about autonomous transactions? तो autonomous transactions हम पढ़ते हैं कि ये वो transactions होती हैं जो profit के objective से की जाती हैं। इनका main objective जो है वो profits होता है, profits कमाना होता है। ठीक है, तो बाकी की आप देख सकते हो profits को affect करती हैं, तो obviously कोई भी export है कोई भी import है, तो ये कहाँ जाएंगी, ये above the line होंगी क्योंकि हम इनको plus या minus करेंगे, तो ये अबव द लाइन ही होंगी, इन्हें हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, जबकि एक होती है एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स प्रॉफिट को कंसीडर करके नहीं होती। एकोमोडेटिंग आइटम्स कोई भी इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कर देते हैं। ठीक है, तो देखें, तो ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है, यानी कि यहाँ पे 3 फॉल्स होंगी तो एक ट्रू होगी कोई स्टेटमेंट। These items are done to correct the imbalance of BOP account. No, क्योंकि ये कौन सी आइटम्स होती हैं, ये तो accommodating आइटम्स होती हैं। ठीक है, These are also known as below the line items, इनको हम below the line items बोलते हैं। ये भी हम accommodating items को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो below the line आके अपनी adjustments करवाते हैं। These only occur in the capital account of BOP. No, autonomous items दोनों में हो सकती हैं। BOP is said to be in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous payments. Obviously, अगर हमारी autonomous receipts payment से ज्यादा हो जाएंगी तो हमारा BOP बैलेंस जो है वो सरप्लस होगा। ठीक है, तो D is the answer. Okay, next question. Yes, तो देखें, Which of the following are correct statements, हमें correct बतानी है, related to stock and flow। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम अपनी जो साइड बाय साइड हमारी सीरीज चल रही है 10 क्वेश्चंस पर डे की, उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। यस, तो स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक हम उन वेरिएबल्स को बोलते हैं जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जा सकें। ठीक है, जबकि फ्लो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें चेंजेस आती हैं, एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम, ये ओवर द टाइम पीरियड होते हैं, जबकि स्टॉक जैसे आपका बैंक बैलेंस, आपकी वेल्थ, ये स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो देखें, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर ऑन 1 जनवरी। ऑन 1 जनवरी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, तो ये गलत। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ट्रू है। फ्लोज एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नो। स्टॉक ये
ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आगे, स्टॉक्स आर डिफाइंड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, नो, क्योंकि 2 आ गया, 2 ये टाइम पीरियड दिखाता है, वो फ्लोज में मेजर होता है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ट्रू, तो हमारा बी एंड ई ऑप्शन ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा पहला ऑप्शन है, बी एंड ई ओनली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। C equals to 40 plus 0.8y and I equals to 10, then what will be the equilibrium level of income? तो देखें, हमसे यहाँ पे equilibrium level of income पूछा है और हमें दिया है एक consumption, सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा, हमें यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे मेजर करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे C प्लस आई होगा, क्योंकि ऑब्वियसली S इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं Y, तो मुझे फाइंड आउट ही करना है इनकम, कंजम्पशन कितना है मेरे पास, 40 प्लस 0.8 Y, ठीक है, प्लस 10, ओके। नाउ 40 प्लस 10 इज 50 प्लस 0.8 Y, ठीक है। तो हम यहाँ पे y माइनस 0.8 y कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 0. सॉरी, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.2y, सॉरी ये कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 50, तो हमारे पास क्या बचा, y इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.2, यानी कि 50 इंटू 10 अपॉन 2, तो आंसर इज 250, तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true if the exchange rate changes from $1 equals to rupees 72 to rupees 81? ओके, तो देखिए, पहले $1 का जो रेट था वो कितना था, रुपीज 72, अब जो है $1 कितने का हो गया है, रुपीज 81, तो इसे हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, वो चीज पहले 72 की मिलती थी, अब वो चीज 81 की मिल रही है, पर हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। तो जब जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपोर्ट्स राइज करते हैं, इंपोर्ट्स फॉल करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले जब हम मान लो कोई ये पेन $1 का है, जब मैं इसे मंगवाती थी, इंपोर्ट करती थी, तो इसकी कीमत मुझे 72 रुपीज पे करनी होती थी, पर अब मुझे 81 रुपीज पे करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे इंपोर्ट्स अब कॉस्टली हो जाएंगे, तो मैं इंपोर्ट्स कम कर दूंगी, पर एक्सपोर्ट्स बढ़ा दूंगी। क्यों, क्योंकि पहले मुझे इसी पेन का जब मैं एक्सपोर्ट करती थी तो 72 आते थे, अब 81 रुपीज आएंगे, तो मैं एक्सपोर्ट्स बढ़ा दूंगी अपने, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इंपोर्ट विल फॉल, यस, इंपोर्ट्स फॉल करेंगे, राइज नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स राइज करेंगे। जब एक्सपोर्ट्स राइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेट एक्सपोर्ट्स हमारे ऐड होते हैं नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम भी राइज करेगा, ठीक है। तो आंसर इज ए सी डी, तो देखें बी सी डी रॉन्ग, ए सी डी यस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ठीक है, हमें इन्हें ये वो इवेंट्स हैं जिन्हें हमें कुछ अकरेंस के बेसिस पे, इनके टाइम के बेसिस पे अरेंज करना है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन था इन 1960s, सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950, रेजोल्यूशन विच फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड 5-year प्लान, ये कब था, 1956, exchange rate was made fully convertible for current accounts, ये आफ्टर रिफॉर्म्स हुआ था 1994, कार्वे कमेटी 1955, यस, तो हो ही गया। हमें अब इसे अरेंज करना है, तो ये होगा पहले नंबर पे बी, अब देखें बी सभी में ही बी है, ओके। अब ये देखें बी के बाद 50 के बाद हमारे पास आना चाहिए 55, तो ई, अब बी के बाद जो ई है उसे रख लो, इसे रख लो, और इसे काट दो, ठीक है, ऑब्वियसली। अब बी ई सी, सी तो आना ही है, उसको छोड़ दो, अब देखो डी और ए के, ए और डी, सी तो यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, इसे छोड़ दो, ये तो आना ही है, डी ए, ए डी, तो देखें ए पहले हुआ था 60s या डी पहले हुआ था 90s, ऑब्वियसली ए, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ये गलत,
हम इसको और भी तरीके से कर सकते थे, मैं आपको वो मेथड भी सिखाती हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब देखें, यस, अगर आप ध्यान से इन ऑप्शंस को देखें तो बी सी बीई, बीई बीसी, तो यानी कि या तो हमें पहले बीई वाला चुन लेना चाहिए, बी सी वाला चुन लेना चाहिए। तो देखिए बी के बाद जो सी है, बी क्या है 1950 में होने वाला इवेंट, और सी कौन सा है 56 में होने वाला इवेंट, और ई कौन सा है, बी तो आना ही आना है। अब सी हमें पता लगा कौन सा है 56 का, ई कौन सा है 55 का, तो ऑब्वियसली बी के बाद ई होगा, तो सी वाले ऑप्शंस आप पहले ही बाहर निकाल दो, ठीक है। अब सी आना ही है, ए और डी को देख लो, ए हो रहा है 60s में, डी हो रहा है 90s में, तो ए ही होगा, ये भी बाहर, बी इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द कॉलम। चलिए, तो मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ओके। ग्रोथ इन जीडीपी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? जब जीडीपी में ग्रोथ होती है, देखो क्या होता है जब जीडीपी में ग्रोथ होगा, दैट मींस कि ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि फिर एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी होगी अगर आउटपुट बढ़ा है तो। पर ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पर वो टेक्नोलॉजी और अदर एस्पेक्ट्स के कारण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज नहीं है जीडीपी के, अगर आप सामने देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जब जीडीपी तो इंक्रीज करे पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ना करके, वो है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए के सामने कौन सा आएगा हमारे पास, सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ए के सामने सेकेंड, तो ए के सामने सेकेंड, ए के सामने सेकेंड, ए के, तो इसे बाहर निकाल दो। अब आता है प्रोसेस ऑफ, अब देखिए एक बी के बाद 1 है, 2 है, 3 है, अब हमें पता लग जाएगा ये 1 और 1 सही है कि नहीं, ऑब्वियसली वैसे बी 3 बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मूविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी टू कैजुअल वेज वर्क। तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरी तक जाते हो, वैसे क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है। तो जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड से रेगुलर सैलरी पे जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी से कैजुअल पे जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो बी के सामने 3 आएगा, तो ये भी गलत, बी के सामने 1, बी के सामने 1, आंसर इज बी। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका टाइम सेव करेगा ये टेक्निक, पर फिर भी हम एक बार बाकी के दोनों चीजें देख लेते हैं। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इसे हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ए, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया 1853, लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस 2011, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो ये हुआ था 50s से लेके 80s तक, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 21, फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया 1872। तो क्लियर है, सबसे पहले ए ऑप्शन आएगा, तो ये बी वाला बाहर निकाल दो, सी वाला भी बाहर निकाल दो, ठीक है। अब ए के बाद बी लगाऊं कि ई लगाऊं, तो देखिए ए के बाद बी है 2011 और ई है 1872, ऑब्वियसली ई लगेगा, ये बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर था हमारे लिए, पर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वैसे ये भी एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन मेथड था, पर एक और टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो हमारे पास 2 ए वाले हैं, एक बी और सी वाला, तो आप ए बी सी पहले देख लो। ए इज 53, बी इज 11 एंड सी इज 50s। तो ऑब्वियस बात है कि ए के बाद बी तो पहले नहीं आ सकता और सी भी पहले नहीं आ सकता, तो अब इसको पहली बार निकाल दो। अब देख लो ए के बाद बी लगाना है कि ई, तो बी इज 11 एंड ई इज 72, तो ऑब्वियसली ई इज द आंसर, ये गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते थे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a country's consumption function described as C equals to 500 plus 0.7y, तो autonomous consumption is, तो consumption function क्या है हमारा
500 प्लस 0.7y, तो ऑटोनमस कंजम्पशन कितना, ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है, फॉर्मूला इज दिस, तो ये होगा सी बार मींस ऑटोनमस कंजम्पशन 500, आंसर इज बी. Next question. This is the last question for today's video. Okay. Which of the following has highest FDI? India, China, Sri Lanka, Pakistan. Answer is China. China के पास highest FDI है. ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 important questions. अगले क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे. तो 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हमारे CUET 2023 के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर की. तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ, अपनी इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो. बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इसको शेयर भी करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.